2. कोशिका विज्ञान। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे के द्वारा सन 1839 ईस्वी में किया गया। ये एक तरल गाढ़ा रंगहीन पाराभासी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती हैं। हेक्सले के अनुसार जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव्य दो भागों में बटा होता है। एक कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, ये कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। 2. केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म, ये कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। जीव द्रव्य का 99% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। 1. ऑक्सीजन 76%, 2. कार्बन 10.5%, 3. हाइड्रोजन 10%, 4. 2.5%। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 का होता है। पृष्ठ 367। कोशिका सेल जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को काइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया था। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइक्रोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा की है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 से 39 ईस्वी श्लाइडेन और श्वान ने किया। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। 1. प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। 2. प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। 3. प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं। फलस्वरूप एक जीव का निर्माण होता है। 4. कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता क्रिएटर होता है। कोशिका 2 प्रकार की होती है। 1. प्रोकैरियोटिक, 2. यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण क्रोटीरियन नहीं बन पाता है। केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है। अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता है। अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होता है। जीवाणुओं एवं नील हरित शैवालों में ऐसी ही कोशिकाएं मिलती हैं। यूकैरियोटिक कोशिका, इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमेटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका न्यूक्लियस होते हैं। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर। विशेषता या अंगक। कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। यूकैरियोटिक सेल्यूलोज की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक उपस्थित होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक 70 प्रकार के होते हैं, यूकैरियोटिक 80 प्रकार के होते हैं। गाल्जी काय प्रोकैरियोटिक अनुपस्थित होते हैं, यूकैरियोटिक उपस्थित होते हैं। केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक अनुपस्थित होते हैं, यूकैरियोटिक उपस्थित होती है। लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक अनुपस्थित होते हैं, यूकैरियोटिक उपस्थित होते हैं। डीएनए प्रोकैरियोटिक एकल सूत्र के रूप में, यूकैरियोटिक पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में। कशाभिका प्रोकैरियोटिक केवल एक तंतु होता है, यूकैरियोटिक कुल 11 तंतु होते हैं। केंद्रिका प्रोकैरियोटिक अनुपस्थित होती है, यूकैरियोटिक उपस्थित होता है। सेंट्रियोल प्रोकैरियोटिक अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक उपस्थित होता है। श्वसन प्रोकैरियोटिक नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक पाया जाता है। लिंग प्रजनन प्रोकैरियोटिक नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण प्रोकैरियोटिक थायलैकाइड में होता है, यूकैरियोटिक क्लोरोप्लास्ट में होता है। कोशिका विभाजन प्रोकैरियोटिक अर्धसूत्री प्रकार का होता है, यूकैरियोटिक अर्धसूत्री या समसूत्री प्रकार का होता है। पृष्ठ 368। कोशिका के मुख्य भाग मेन पार्ट्स ऑफ अ सेल। 1.
कोशिका भित्ति, सेल वॉल। 1. ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। 2. ये सेल्यूलोज का बना होता है। 3. ये कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होता है। 2. कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी पेरिमीबल मेम्ब्रेन होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एक एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है। 3. तारककाय, सेंट्रोसोम। इसकी खोज बोबेरी ने की थी। ये केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तारककाय सेंट्रोसम के अंदर 1 या 2 कण जैसी रचना होती है जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में ये ध्रुव का निर्माण करता है। 4. अंतःप्रदवीय जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एक और ये केंद्रक झिल्ली से व दूसरी ओर कोशिका कला से संबद्ध होता है। इस जालिका के कुछ भागों पर किनारे किनारे छोटी छोटी कणिकाएं लगी रहती हैं, जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। ER का मुख्य कार्य उन सभी वसाओं व प्रोटीनों का संचरण ट्रांसपोर्टेशन करना है जो कि विभिन्न झिल्लियों मेम्ब्रेन्स जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। 5. राइबोसोम। सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिकाओं में तथा GE फैलाडे ने 1955 ईस्वी में जंतु कोशिका के राइबोसोम को देखा और 1958 में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया। ये राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, अर्थात ये प्रोटीन का उत्पादक स्थल है। इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहा जाता है। नोट: स्तनी के लाल रुधिरकण में राइबोसोम नहीं पाया जाता है क्योंकि लाल रुधिरीकरण द्वारा प्रोटीन विश्लेषण नहीं होता है। 6. माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी खोज अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में की थी। बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इसे यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। नोट: DNA केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। 7. गाल्जी काय, गोल्जी बॉडी। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी इटली नामक वैज्ञानिकों ने की थी। ये सूक्ष्म नलिकाओं ट्यूबलेस के समूह एवं थैलियों का बना होता है। गाल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीनों व अन्य पदार्थों की पुटिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है। ये पुटिकाएं गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचा देती हैं। यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होता है तो उस पदार्थ वाली पुटिकाएं उसे कोशिका झिल्ली के पदार्थ कोशिका से माध्यम से बाहर निकलवा देती है। इस प्रकार गाल्जिकाय को हम कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कह सकते हैं। ये कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम के निर्माण भी करते हैं। गाल्जी कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है जो राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। 8. लाइसोसोम। इसकी खोज डी डूबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचना होती है। इसका सबसे प्रमुख कार्य बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना है। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इसे आत्मघाती थैली, सुसाइड वेसिकल भी कहते हैं। नोट: स्तनधारियों के लाल रक्त कणिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। पृष्ठ 369। 9. लवक, प्लास्टिड। ये केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। 1. हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। 2. अवर्णी लवक, लियोकोप्लास्ट एवं 3. वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट। 1. हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। ये हरा रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पर्ण रहित क्लोरोफिल होता है। इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है। इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई कहते हैं। नोट: पत्तियों का रंग पीला उनमें कैरोटीन के निर्माण होने के कारण होता है। 2. अवर्णी लवक, लियोकोप्लास्ट।
ये रंगहीन लवक है। ये पौधे के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित है, जैसे कि जड़ों में, भूमिगत तनों आदि में ये भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक है। 3. वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट। ये रंगीन लवक होते हैं जो प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। वर्णी लवक के अन्य उदाहरण टमाटर में लाइकोपेन, गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में विटानिन। 10. रस घानी, वैक्यूलिस। ये कोशिका की निर्जीव रचना है। इसमें तरल पदार्थ भरी होती है। जंतु कोशिकाओं में ये अनेक व बहुत छोटी होती है, परंतु पादप कोशिका में प्रायः बहुत बड़ी और केंद्र में स्थित होती है। 11. केंद्रक न्यूक्लियस। ये कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। ये कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है। केंद्रक द्रव्य में धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखलाई पड़ता है। इसे क्रोमैटिन कहते हैं। ये प्रोटीन एवं डीएनए, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड का बना होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़कर अनेक मोटे व छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाते हैं। इन धागों को गुणसूत्र, क्रोमोसोम कहते हैं। प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। जैसे मानव में 23 जोड़ा, चिंपांजी में 24 जोड़ा, बंदर में 21 जोड़े। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में 2 परस्पर लिपटे महीन एवं कुंडलित सूत्र दिखलाई पड़ते हैं जिन्हें क्रोमोनिमेटा कहते हैं। प्रत्येक क्रोमोनिमेटा एक अर्ध गुणसूत्र क्रोमेटिड कहलाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुणसूत्र 2 क्रोमेटिडों का बना होता है। दोनों क्रोमेटिडो एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं। गुणसूत्रों पर बहुत से जीन स्थित होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को हस्तांतरित करते हैं और हमारे आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। चूंकि ये जीन गुणसूत्रों पर स्थिर होते हैं एवं गुणसूत्रों के माध्यम से ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, इसीलिए गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक कहा जाता है। क्रोमैटिन के अलावा केंद्रक में एक सघन घोल रचनाएं दिखलाई पड़ती हैं। इसे केंद्रिका न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें राइबोसोम के लिए आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड का संश्लेषण होता है। डीएनए एवं आरएनए की संरचना। डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है, यद्यपि इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी होती है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन डीएनए। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, फास्फोट, न्यूक्लियोसाइड, शुगर एंड बेस, क्षार। पृष्ठ 370। क्षार, बेस। डीएनए में उपस्थित क्षार 4 प्रकार के होते हैं। एडिनिन बराबर A, गुआनिन बराबर G, थायमिन बराबर T तथा साइटोसिन बराबर C। डीएनए में अणु संख्या के आधार पर एडिनिन सदैव थायमिन से, साइटोसिन सदैव गुआनिन से जुड़ा रहता है। एडिनिन व थायमिन के बीच 2 हाइड्रोजन आबंध तथा साइटोसिन व गुआनिन के बीच 3 हाइड्रोजन आबंध होते हैं। यानी A बराबर T, G यहाँ 3 डैश दिए गए हैं, यानी G3-C। सन 1953 ईस्वी में J.D. वॉटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल प्रतिपादित किया। इस काम के लिए उन्हें सन 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। डीएनए का कार्य। ये सभी आनुवांशिकी क्रियाओं का संचालन करता है। जीन इसकी इकाई है। ये प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। आरएनए का निर्माण, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। इस क्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाती है। इस प्रकार एक अस्थायी डीएनए या आरएनए संकर का निर्माण होता है। इसमें नाइट्रोजन बेस थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। कुछ समय बाद आरएनए की समजात श्रृंखला अलग हो जाती है। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। 1 R-RNA, राइबोसोमल आरएनए। ये राइबोसोम पर लगे हो रहते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। 2 tRNA, ट्रांसफर आरएनए। ये प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों को राइबोसोम पर लाते हैं जहां पर प्रोटीन बनता है। नोट: प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। 3 mRNA, मैसेंजर आरएनए।
केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्लों को चुनने में मदद करता है। डीएनए एवं आरएनए में मुख्य अंतर। डीएनए इसमें डीऑक्साइराइबोज शर्करा होती है। आरएनए इसमें शर्करा राइबोज होती है। 2. इसमें बेस एडेनिन, गुआनिन, थायमीन एवं साइटोसिन होते हैं। आरएनए इसमें बेस थायमीन की जगह यूरेसिल आ जाता है। 3. ये मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। आरएनए ये केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। पादप एवं जंतु कोशिका में मुख्य अंतर। पादप कोशिका 1 इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। 1 इसमें जंतु कोशिका 1 इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित है। पादप कोशिका 2 इसमें लवक पाई जाती है। जंतु कोशिका 2 इसमें लवक अनुपस्थित होती है। 3 पादप कोशिका तारककाय अनुपस्थित रहता है। जंतु कोशिका तारककाय सेंट्रोसम उपस्थित रहता है। रिक्तिका वैक्यूलोस बड़ी होती है। जंतु कोशिका रिक्तिका वैक्यूलोस छोटी होती है। 5 इसका आकार लगभग आयताकार होता है। जंतु कोशिका 5 इसका आकार लगभग वृत्ताकार होता है। पृष्ठ 371।